नमस्कार विद्यार्थियों, एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना काल के मद्देनज़र आपकी नियमित कक्षाएं कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। अतः अब से आपकी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। आज हम इस प्रथम कक्षा में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के विषय में जानेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद और लोजाइनस का उदात्त तत्व आदि आते हैं। हम सर्वप्रथम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि अरस्तु कौन था और विरेचन से उसका क्या तात्पर्य था। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे और वे प्लेटो के शिष्य थे। इसके साथ ही वे एक विद्वान, विवेकशील अध्यापक और काव्य शास्त्री भी थे। उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के जीवन काल में ही उनके अनेक सिद्धांतों का विरोध भी दृढ़तापूर्वक किया था और जितने भी प्लेटो ने उनकी रचनाओं पर या उनके काव्य के संबंध में आक्षेप लगाए थे, उनका भी उत्तर उन्होंने दिया। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि प्लेटो ने क्या कहा था, जिसका कि अरस्तु ने जवाब दिया। प्लेटो कहते थे कि कवि जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो एक अलौकिक विक्षिप्तता यानी एक अलौकिक पागलपन से युक्त है। इसलिए काव्य रचना का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। और वो ये मानते थे कि कविता हमारी वासनाओं का दमन करने के स्थान पर हमारा पोषण और सिंचन करती है, क्योंकि कविता जो है वह हमारी बुद्धि को या तर्क को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हृदय या भावनाओं को ही प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य बुद्धि से कार्य नहीं करता है तो वह सही कार्य नहीं कर सकता। इसलिए उनका कहना था कि उसे शिक्षा में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। परंतु अरस्तु ने इस मत का खंडन किया और अपने गुरु प्लेटो के मत का विरोध करते हुए भावों के विरेचन की बात कही। और ये जो विरेचन शब्द है, उन्होंने अपने समय में चिकित्सा पद्धति जो प्रचलित थी उसमें से कैथारसिस शब्द से ग्रहण किया। इस शब्द के अनुसार ही उन्होंने प्लेटो ने जो काव्य पर आक्षेप लगाया था उसका उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा, प्लेटो की बात का उत्तर देते हुए, कि यह माना कि त्रासदी जो है पहले भावों को उद्दीप्त करती है, परंतु बाद में यह भी कहा कि वह उनका विरेचन भी करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की अनेक मान्यताओं का खंडन उनके जीवन काल में ही किया था। अब हम देखेंगे कि विरेचन सिद्धांत में विरेचन शब्द का उल्लेख अरस्तु ने कब किया। तो देखिए, अरस्तु ने ना तो विरेचन सिद्धांत की कोई सरल सी परिभाषा दी अपने किसी ग्रंथ में और ना ही उन्होंने उसकी कोई व्याख्या ही प्रस्तुत की है। उन्होंने केवल 2 ही स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग किया है। पहला तो अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स या राजनीति शास्त्र में, और दूसरा जो है वो उन्होंने विरेचन शब्द का उल्लेख पहला अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में, जहाँ पर कि उन्होंने त्रासदी की परिभाषा प्रस्तुत की है। वहाँ उन्होंने लिखा था कि त्रासदी किसी गंभीर
स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। अनुकृति यानी अनुकरण या नकल का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि अरस्तु ने प्लेटो के आक्षेप का उत्तर देने के साथ साथ ये स्पष्ट किया कि माना कि त्रासदी के मूल भाव त्रास और करुणा होते हैं और त्रासदी पहले इन भावों को उद्बुद्ध करती है यानी उत्तेजित करती है, परंतु बाद में वह उनका विवेचन करके मनुष्य के मन का परिष्कार करने का कार्य भी करती है। इस प्रकार विवेचन शब्द का प्रयोग उन्होंने त्रासदी का कार्य बताने के लिए किया। दूसरा स्थान जहाँ विवेचन शब्द का उल्लेख उन्होंने किया वो किया अपने राजनीति शास्त्र नामक ग्रंथ में। वहाँ उन्होंने लिखा कि संगीत का अध्ययन एक नहीं वरन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें नंबर 1 शिक्षा के लिए, नंबर 2 धार्मिक आवेश को शांत करने के लिए और तीसरा उन्होंने कहा कि संगीत से आनंद की उपलब्धि भी होती है। इस प्रकार उनका कहने का प्राय है कि धार्मिक रागों के प्रभाव से जो रहस्यात्मक आवेश को उत्तेजित करते हैं, मनुष्य के हाल की जो हॉल में व्यक्ति बैठा है उसकी दशा शांत हो जाती है और उसके आवेश का समन और विवेचन हो जाता है। करुणा और त्रास से जो व्यक्ति है वह करुणा और त्रास के भावों से आविष्ट व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव करता है कि इस विधि से उसकी इस प्रकार का अनुभव करता है कि पहले तो उसके भावों का उद्बोधन होता है और फिर उनकी शुद्धि हो जाती है और उससे उसकी आत्मा विशद और प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार के विरेचक राग मानव समाज को निर्दोष आनंद प्रदान करते हैं। ये उन्होंने राजनीति शास्त्र में उल्लेख किया था। तो यहाँ विरेचन से अरस्तु का तात्पर्य मानव मन की शुद्धि से है और वो मानते थे कि यद्यपि शिक्षा में नैतिक रागों को प्रधानता देनी चाहिए, परंतु आवेग को अभिव्यक्त करने वाले राग भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उनसे भी आनंद मिल सकता है। क्योंकि करुणा और त्रास आदि आवेगों का प्रभाव हर मनुष्य पर थोड़ा या कम होता है और संगीत के प्रभाव से विरेचन द्वारा उनका वह आवेग शांत हो जाता है। इस विधि से वे अपनी अपनी संवेदन शक्ति के अनुसार मानव शुद्धि का अनुभव करते हैं और उनकी आत्मा विशद और प्रसन्न हो जाती है। धन्यवाद।